Assalamu alaikum everyone. Going to the part 4 of electrochemistry. Here in this part we will discuss about electrochemical series and its applications. Okay. Now in previous class we have gone through the Daniell cell and standard hydrogen electrode, that is SHE. SHE के बारे में पढ़े हैं जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है, जिसका E नॉट वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज ए कन्वेंशन हम 0 वोल्ट लेते हैं। ये इलेक्ट्रोड अननोन मेटल इलेक्ट्रोड्स का ई नॉट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, राइट। तो जब भी हम जितने भी मेटालिक इलेक्ट्रोड्स है या इवन नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड्स है, इनका जब हम ई नॉट वैल्यू रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ फार्मूला यूज करके, आपको या उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मिल जाता है। तो मिलने के बाद अब ये ई नॉट वैल्यूज का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या यूज है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जब आप पूरे मेटालिक इलेक्ट्रोड्स या नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड्स की ई नॉट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप उन्हें करेक्ट ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग ई नॉट वैल्यूज या डिक्रीजिंग ई नॉट वैल्यू के बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं। उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, right? So now we are going to study about electrochemical series. Electrochemical series is arrangement of various electrodes in the increasing or decreasing order of their standard electrode potentials. What is this electrochemical series? It is the arrangement of various electrodes in the increasing or decreasing order of their standard electrode potentials, right? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स यानी कि ई नॉट वैल्यू के बेसिस पे हम जितने भी मेटालिक या नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वे में अरेंज कर सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ में अरेंज कर सकते हैं। उस ओवरऑल लिस्ट को हम, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद हम लिस्ट के बारे में आएंगे, बाद में उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। पहले देखते हैं ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे बार बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज करते रहती है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको ऑक्सीडेशन के बेसिस पे कंसिडर करना है या रिडक्शन के बेसिस पे कंसिडर करना है, वो अब यहाँ पे हम देखेंगे। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नेम में ऑक्सीडेशन आ रहा है, इसका मतलब अब जैसे कि एग्जाम्पल में लिखता हूँ, से यू हैव जिंक, राइट। जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ बनता है, राइट। जिंक व्हेन इट चेंजेस टू Zn2+ by the loss of 2 electrons, this process we call it as oxidation, right? ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इस ड्यूरेशन, इस प्रोसेस के टाइम पे जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा, that is nothing but during oxidation whatever potential develops we call it as standard oxidation potential, right? जब जिंक आयन बनता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इस टाइम पर, इस प्रोसेस के टाइम पे जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट वैल्यू से। वी राइट इट एज ई नॉट, राइट। ई नॉट, यहाँ पे हम नीचे प्रोसेस क्या हो रहा है वो मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखता हूं मैं, इट इज चेंजिंग फ्रॉम जिंक टू Zn2+। ये जितने भी चेंजेस होते हैं उस टाइम पे पोटेंशियल चेंज हो जाता है, जिसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या चेंज हो रहा है, जिंक से ये Zn2+ बन रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंस टू द potential that is mentioned by this E naught value. So when you check out this one, you will get the E naught value as 0.76 volt, 0.76 volt। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, because here what change I have written is
zinc is changing to Zn2 plus. It is undergoing oxidation. So this E naught value is nothing but oxidation potential, and the value for zinc is 0.76 volts. ठीक है? Now, if I take copper, copper changing to Cu2 plus 2 electron. I am taking oxidation process here also. That time I have to write over here as E naught of Cu slash Cu2 plus. It will be equal to, जब ये कॉपर ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा, इसका ई नॉट कितना पोटेंशियल चेंजेस होते हैं वो देखना है. तो यहाँ पे प्रैक्टिकली आप जब चेक करेंगे तो वैल्यू आएगा -0.34 वोल्ट. -0.34 वोल्ट. रिमेंबर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ अभी. यहाँ पे आपको जो है स्पीशीज का ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंसिडर करना है, उसी का यहाँ पे हम ई नॉट वैल्यू लिख रहे हैं. राइट? अब इसका सिग्निफिकेंस देखो पहले. जब भी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो समझ जाना वो स्पीशीज इजीली ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है. इट कैन इजीली टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन. एंड व्हेनेवर E naught value is less than 0, that is negative, that species cannot take part in oxidation easily. ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट बहुत डिफिकल्ट मैनर में कर सकता है. इट कैन इजीली टेक पार्ट इन रिडक्शन बट नॉट इन ऑक्सीडेशन. राइट? सो एसओपी वैल्यूज का सिग्निफिकेंस देखो. हायर द एसओपी वैल्यू, easily the oxidation will take place. Lower the SOP value, the oxidation process will be very slow. Right? एक पॉइंट याद रखना बस. हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, इजीली ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस. यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना एसओपी वैल्यू ज्यादा रहेगा, ऑक्सीडेशन भी उतना ही इजी रहेगा. ओके. नाउ और एक टर्म यूज जो हम करते हैं वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. आई विल इरेज इट आउट, दिस वन. Standard reduction potential, SRP, or it is also considered as standard electrode potential. Okay, I'll come back to this point later. Standard reduction potential है भी, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस आपको कंसिडर करना है. फिर से वही एग्जांपल लेता हूं मैं. अब रिवर्स लिखता हूं एग्जांपल में. जैसे कि जिंक आयन फॉर्म हो गया था, अब जिंक आयन से स्टार्ट करता हूं. जिंक आयन gaining 2 electrons, it becomes zinc. Right? It is undergoing what? Reduction. Gain of electrons is called as reduction. So Zn2 plus is gaining 2 electrons and becoming zinc. So this change I will mention as E naught Zn2 plus Zn. This will be equal to minus 0.76 वोल्ट. सी द चेंज. पहले एग्जाम्पल में जो बताया था वहां पे मैं पॉजिटिव लिखा, 0.76 लिखा था, और प्रोसेस क्या था? ऑक्सीडेशन. क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन इजीली जिंक से होता है. जब रिडक्शन की बात करूंगा तो जिंक आयन गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग जिंक. ई नॉट आई एम राइटिंग लाइक दिस. Zn2 plus is changing to Zn, 2 electron change. Okay, and the value now has changed to opposite. पहले पॉजिटिव था, मैग्नीट्यूड वही है, 0.76 था, अभी भी 0.76 है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव था, अब ये क्या हो गया? नेगेटिव. राइट? बिकॉज आई एम कंसिडरिंग द अपोजिट, रिवर्स रिएक्शन. सेम वे इफ यू गो विथ कॉपर, Cu2 plus 2 electron, it becomes what? Cu. Now what I have to write over here is E naught Cu2 plus slash Cu is equal to, यहाँ पे ये वैल्यू आएगा 0.34 वोल्ट. 0.34 वोल्ट. राइट?
अब यहाँ पे देखो चेंज क्या हो गया, पहले केस में क्या लिखा था मैं, -0.34 वोल्ट लिखा था, अब लिख रहा हूँ मैं 0.34 वोल्ट। मीन्स it shows what, like SOP, higher the value of SOP, easily the oxidation will take place, but here higher the value of SRP, easily the reduction will take place। जितना SRP वैल्यू ज्यादा रहेगा आसानी से वहां पे रिडक्शन होता है। तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो इजीली रिडक्शन कहाँ पे पॉसिबल रहेगा, कॉपर आयन में। कॉपर आयन कैन इजीली अंडरगो रिडक्शन बिकॉज इट्स ई नॉट वैल्यू इज पॉजिटिव, whereas जिंक -0.76, इसके पास रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी कम है, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी ज्यादा है, राइट। तो ये दो टर्म्स है। एज ए कन्वेंशन, एज ए रूल, ये कंफ्यूज होता है ये दोनों टर्म्स अगर आप एक साथ पढ़ेंगे, तो इस वजह से एज ए रूल, एज ए कन्वेंशन, व्हाट दे हैव डिसाइडेड इज whenever you represent E naught values, it will be considered to be SRP values। जब भी आपको E naught values मेंशन किए जाएंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे कंसिडर किए जाएंगे। ओके, गॉट द पॉइंट। यानी कि SRP वैल्यूज ही आपको दिए जाएंगे, उससे ही आपको समझना है वो ऑफ स्पीशीज ऑक्सीडेशन में आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता है या रिडक्शन में कर सकता है। ओके, और उसी SRP को आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। दोनों को हम इक्वली ट्रीट करते हैं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल के आएगा, आपको समझना है कि वो वैल्यू जो दिया जा रहा है रिडक्शन प्रोसेस कंसिडर करके ही दिया जा रहा है। ओके, दे विल नॉट गिव यू एसओपी, दे विल बी गिविंग एसआरपी ओनली। अगर एसओपी दे रहे हैं तो क्लियरली मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल के देंगे, राइट। लेकिन जब एसईपी देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देते हैं, तो समझ जाना वो एसआरपी वैल्यू ही है, राइट। या तो डायरेक्टली एसआरपी देंगे या फिर एससीपी देंगे, बोथ आर वन एंड द सेम। इट इज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, अब देखो -0.76 है, तो इससे ये पता चलता है कि इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट कैन नॉट अंडरगो रिडक्शन इजीली, whereas it can undergo oxidation easily। लोअर ई नॉट वैल्यू रहा तो समझ जाना इट कैन नॉट अंडरगो रिडक्शन इजीली, बट इट विल बी इजीली अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो 0.34 है कॉपर का, it indicates what, it is greater than 0 means it has the ability to participate in reduction easily, but it cannot undergo oxidation easily। ओके, तो एक पॉइंट याद रखना बस, रिडक्शन है तो यहाँ पे रिडक्शन बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे बहुत रिडक्शन जो है इजी। ये रिडक्शन प्रोसेस डिफिकल्ट, whereas रिडक्शन हियर इट इज इजी। ओके, तो ओवरऑल आपको जो है एसआरपी वैल्यूज के ऊपर फोकस करना है। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, यहाँ पे भी इस सीरीज में भी हम एसआरपी वैल्यूज ही लिखते हैं, एसआरपी वैल्यूज को ही हम कंसिडर करते हैं, राइट। और एक चीज, एसआरपी वैल्यूज जो है सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन के चेंजेस से नहीं रहता है, जो भी ओवरऑल चेंज है उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रहना है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी ई नॉट वैल्यू आता है, या फिर एक आयन है ये और एक फॉर्म ऑफ आयन में चेंज हो रहा है, तब भी हम एसआरपी वैल्यू लिखते हैं। से फॉर एग्जांपल ई नॉट वैल्यू ऑफ Fe2 plus 2Fe, what the change is going on here is Fe2 plus is gaining 2 electron and becoming Fe, so that time we write minus 0.44 वोल्ट। इस चेंज के लिए इसका ई नॉट वैल्यू है -0.44 वोल्ट। मीन्स इट इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये रिडक्शन में बहुत डिफिकल्ट वे में पार्टिसिपेट करेगा, बट इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। मीन्स Fe can change into Fe2 plus easily, whereas Fe2 plus cannot change into Fe easily, right। अब Fe नॉट ऑफ Fe3 plus टू Fe, डी एंड एफ में पढ़े हैं Fe2 प्लस, यहाँ पर Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बहुत इजी है, इट कैन इजीली टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस। लेकिन Fe3 प्लस से Fe2 प्लस कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है। ओके, so here when you talk about this change,
again you can write some value like it will be 0 point somewhat 77 volt. Okay, so here मतलब यहाँ पे बोलने का ये है कि आप सिर्फ ये मेटल टू आयन कन्वर्शन ही नहीं देखना है, आयन और आयन कन्वर्शन भी रहता है, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन रहता है हर एक का या तो ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू रहेगा या फिर सेल पोटेंशियल ईएमएफ वैल्यू रहेगा. इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव. Means overall what we can say is whenever you are mentioned with these E naught values, they tell you about different type of properties. जैसे कि reducing agent कौन सा अच्छा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा अच्छा है, आप ये वैल्यूज के बेसिस पे ही बोल सकते हैं कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टानियस हो सकता है, कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टानियस हो सकता है. ये सब चीजें हम जो है ये वैल्यूज के बेसिस पे बोल सकते हैं, राइट. ओवरऑल यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हम ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं ये कौन से होते हैं, ये एक्चुअली होते हैं SRP values. They are all SRP values. Is it clear? I'll go down to the list. I'll tell you again the things. Then we'll go with the applications. So this is the list you can find where all the species are arranged in either increasing order or decreasing order of their standard reduction potentials. Okay. So here, अब इस लिस्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे ई नॉट वैल्यूज. पहले रिएक्शन देखो आप. फ्लोरीन गैस नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड दिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे हैव शोन and it is changing to 2f minus, right. It is changing to 2f minus. इसको हम लिखते हैं E नॉट F2 स्लैश या सिंगल लाइन F माइनस बोल के लिखते हैं. ओके अभी जैसा मैं बताया Zn2 प्लस सिंगल लाइन Zn, उसी तरह F2 सिंगल लाइन F माइनस लिख के इट इंडिकेट्स इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन. तो E नॉट वैल्यू कितना है 2.87. नाउ दे हैव गिवन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. ये जो लिस्ट देख रहे हैं हम यहाँ पर ये पूरे वैल्यूज कम होते जा रहे हैं. दे हैव गिवन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ई नॉट वैल्यूज. आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी कि नीचे का जो स्पीशीज है ऊपर आएगा और ये फ्लोरीन सबसे नीचे आएगा, राइट. सो एनी वे यू कैन अरेंज. नाउ दूसरा भी देख सकते हैं. कोबाल्ट 3 आयन है, इट इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर एक ही इलेक्ट्रॉन गेन का एक प्रोसेस दिए, CO3 प्लस इज चेंजिंग टू CO2 प्लस. तो तब ई नॉट वैल्यू का चेंज, ई नॉट वैल्यू कितना आ रहा है 1.81 वोल्ट. तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे CO3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके CO आएगा, उसका अलग वैल्यू रहेगा, राइट. तो ये पूरे जो है हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके फाइंड आउट करें सो वैल्यूज हैं. दे आर ऑल फाउंड आउट वैल्यूज बाय कनेक्टिंग विद रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ओके, सेलेक्टेड एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे. अब जैसे कि एग्जांपल मैं लोवेस्ट से स्टार्ट करता हूँ. यू कैन सी हियर लिथियम आयन गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग लिथियम. उसका ई नॉट वैल्यू देखो -3.05 वोल्ट है. ओके, इट इज द लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट. इसका मतलब ये हो गया कि ये रिडक्शन में बहुत डिफिकल्ट मैनर में पार्टिसिपेट करेगा. मीन्स इट कैन अंडरगो इजीली ऑक्सीडेशन. वैल्यू बहुत कम है, ई नॉट वैल्यू SRP वैल्यू बहुत कम है. इट इंडिकेट्स व्हाट, इट कैन नॉट अंडरगो रिडक्शन इजीली whereas it can undergo oxidation very easily. उससे थोड़ा less negative potassium means it also cannot undergo reduction easily but it can undergo oxidation easily. okay, तो इस तरह E नॉट वैल्यूज देखो आप लेस नेगेटिव होते जा रहे हैं. फाइनली यहाँ पे आता है 0. 0 किसके लिए है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए है, राइट. इसके बाद वैल्यूज जो है पॉजिटिव हो रहे हैं. तो इस तरह हम अरेंज करते हैं पूरे ई नॉट वैल्यूज को हम SRP वैल्यूज कंसिडर करके. जहाँ पे हम प्रोसेस क्या कंसिडर कर रहे हैं, सब में देखो आप इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड. so this is nothing but reduction process they have considered. so and these values are SRP values, right.
So based on this, we can easily use this electrochemical series for different purposes, like selection of oxidizing agent or selection of reducing agent. Like that, we can consider, we can check this list and select suitable reducing agent. For example, first thing, यहाँ पे applications की बात करेंगे. What is the first application of this electrochemical series is it helps in selection of reducing and oxidizing agents. Oxidizing agent. It helps in selection of reducing and oxidizing agent. कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए आप याद रखो, lower the E naught value, lower the E naught value, stronger is the reducing agent. Lower the E naught value, stronger will be the reducing agent. Okay, अब यहाँ पे जितने भी E naught values नेगेटिव है, they are all very good reducing agents. They are all very good reducing agents. Okay, अब यहाँ पे देखो आप डाउन एरो मार्क बताएं और यहाँ पे मेंशन क्या है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और ऊपर की तरफ एरो मार्क मेंशन करके बताएं इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, यानी कि ई नॉट वैल्यू जितना कम होते जाएगा, reducing character, reducing agent character बढ़ते जाएगा. So lower the E naught value, stronger is the reducing agent. अब जैसे कि एग्जाम्पल, लिथियम का E naught वैल्यू देखो आप कितना दिए हैं, माइनस 3.05 है. ओके, माइनस 3.05 वोल्ट है. ठीक है, और एक वैल्यू लेता हूं, सोडियम का लेंगे. सोडियम का ई नॉट वैल्यू देखो कितना दिए हैं, -2.71. एंड यू आर आस्क्ड विच इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है. तो सेलेक्ट करने के लिए ये पॉइंट याद रखो, लोअर द ई नॉट वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट. जो वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है. अब दोनों में वैल्यू कौन सा है, दोनों भी नेगेटिव है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसमें हाईएस्ट नंबर जो भी रहता है वो कम रहेगा क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है. लोअर वैल्यू कौन सा है यहाँ पर, लिथियम का. सो व्हेन लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट वैल्यू इज फॉर लिथियम, लिथियम इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम, राइट. हालांकि लॉस और गेन का मेथड या फिर कैपेसिटी अलग अलग है दोनों की. सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है लिथियम से. ओके, अगर आप जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं तो सोडियम कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली कंपेयर टू लिथियम. लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे दूसरे भी फैक्टर्स आते हैं. एक तो सब्लिमेशन एंथैल्पी आता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी आता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आता है, ये पूरे मिला के ये ई नॉट वैल्यूज आता है. तो वो बेसिस पे लिथियम का वैल्यू सबसे लोवेस्ट है क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी इसका बहुत ज़्यादा होता है. ओके, खैर वो डिस्कशन अलग है. अब यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल हम फोकस करते हैं ई नॉट वैल्यूज पर. तो लोअर ई नॉट वैल्यू किसका है, लिथियम का है, तो दिस विल बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, so whenever E naught values are very very low, they are all strongest reducing agents. Okay, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे लिथियम, उससे थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग पोटेशियम और लेस स्ट्रॉन्ग कैल्शियम. लाइक दैट reducing character, when you move up it goes on decreases, when you move down, because when it is becoming lesser and lesser, reducing agent character increases. Okay,
तो अब यहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिस्ट प्रोवाइड कर की जाती है, तो आप उतना कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट याद रखो बस। लोअर द SRP वैल्यू, लोअर द E naught वैल्यू, stronger is the reducing agent. Okay. In the same manner, when you talk about selection of oxidizing agent, oxidizing agent के लिए उल्टा जाना है, higher the E naught value, higher the E naught value, stronger is oxidizing agent. Stronger is oxidizing agent. Higher the E naught value, stronger is the oxidizing agent. यानी कि जितना E naught value ज़्यादा रहेगा वो पर्टिकुलर स्पीशीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज जितने भी होते हैं, ये जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, दीज आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग, दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, अब जैसे कि नीचे से शुरू करता हूँ, यहाँ पे 0.1 वोल्ट है, इससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इससे। कॉपर, it is more stronger oxidizing agent than this. Again, cuprous ion gaining 1 electron. Again, this is stronger oxidizing agent compared to Cu2 plus. Like that, when you move up, the oxidizing character, the oxidizing agent character will be increasing. तो सबसे strongest oxidizing agent कौन सा है? Fluorine. Fluorine electrode, it will be acting as the strongest oxidizing agent, whereas lithium will be the strongest reducing agent. Fluorine will be acting as the strongest oxidizing agent. Okay, it can oxidize the species, other species easily. यानी कि lithium is the strongest reducing agent. It can undergo oxidation easily, right? जो strongest reducing agent होता है, it can undergo oxidation easily, and whichever is stronger oxidizing agent, it can undergo reduction easily. जो species stronger reducing agent है, it can undergo oxidation easily, और जो species strongest oxidizing agent है, it can undergo reduction easily. Okay, if you are given fluorine E naught value and copper E naught value, which is strongest oxidizing agent बोल के पूछते हैं, तो select किसके करेंगे आप? फ्लोरीन को करेंगे, क्योंकि हाइयर द ई नॉट वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, या फिर आपको जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बोल के क्वेश्चन आ सकता है। ई नॉट वैल्यूज आपको दिए जाएंगे, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बोल के पूछते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछ रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं तो पहले सबसे हाईएस्ट वैल्यू ई नॉट वैल्यू कौन सा है, वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और लोएस्ट ई नॉट वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर अगर पूछ रहे हैं तो लोएस्ट वैल्यू वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, हाईएस्ट वैल्यू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला रहेगा। ओके, तो सिलेक्शन ये वे में करना है। तो आप ये पॉइंट, 2 पॉइंट याद रखो बस। ई नॉट वैल्यू व्हेन इट इज लेस, it will be a stronger reducing agent. E naught value when it is high, it will be stronger oxidizing agent, whereas weak reducing agent, it will be acting as a very weak reducing agent. Okay, so this is one important application of electrochemical series. In the same way, if you talk about the other applications, species with low E naught values, species with low E naught values can displace hydrogen gas from dilute acids.
species with low E naught values can displace hydrogen gas from dilute acids. इसका मतलब क्या हो गया? जिसका E naught वैल्यू कम है, कम मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कम रहना है, वो स्पीशीज डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन गैस को जो है लिबरेट कर सकते हैं. दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दैट एसिड, मीन्स व्हेन इट इज डिस्प्लेस इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का ई नॉट वैल्यू जीरो है, एसआरपी वैल्यू हम जीरो लेते हैं. उससे कम जितना भी है, जो भी स्पीशीज का उससे कम है ई नॉट वैल्यू, ये पूरे स्पीशीज क्या कर सकते हैं? दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. जैसे कि HCl, डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है. अगर आप ये मेटल्स उन डाइल्यूट एसिड्स में ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. ओके. अब जनरली अगर स्ट्रिक्टली जाएंगे तो जैसे कि लेड है या टिन है, इनसे लिबरेशन बहुत कम रहता है, नेग्लिजिबल रहता है. लेकिन जब नीचे आएंगे आप, इनसे इजीली हाइड्रोजन गैस रिप्लेस हो जाता है. अब जैसे कि एग्जांपल जिंक, आप जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में ड्रॉप करेंगे, ये बन जाता है जिंक क्लोराइड, लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस. इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस. ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों है? क्योंकि जिंक का ई नॉट वैल्यू है -0.76 वोल्ट. ठीक है. हाइड्रोजन का ई नॉट वैल्यू है 0 वोल्ट. यहाँ पे क्लोराइड का कुछ रोल नहीं है, क्लोराइड एक स्पेक्टेटर आयोन जैसा है, ऑडियंस जैसा है. रेडॉक्स रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जिंक और हाइड्रोजन. तो इसका ई नॉट वैल्यू कम है तो डेफिनेटली क्या करता है जिंक? जिंक जो है इस HCl में से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा एंड इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे ये +2 बन गया. हाइड्रोजन का यहाँ पे चार्ज है +1, अब ये क्या बन गया? 0. मीन्स जिंक इज अंडरगोइंग व्हाट? Oxidation. It is acting as reducing agent. Hydrogen is undergoing what? +1 से 0. Decrease in oxidation number is reduction. It is undergoing reduction means it is acting as oxidizing agent. Means zinc can displace hydrogen from its dilute solutions in the form of hydrogen gas. तो सिर्फ जिंक नहीं, जितने भी नेगेटिव ई नॉट वैल्यू वाले स्पीशीज हैं, ये पूरे क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकते हैं. राइट. यही अगर मैं जिंक के बदले कॉपर ऐड करता हूं, Cu+2HCl, there will be no reaction. Why no reaction? Because copper E naught value is 0.34. Copper cannot react with these dilute acids. Copper cannot displace hydrogen gas from these dilute acids because its E naught value is greater than hydrogen electrode. Right? So species with low E naught value or negative E naught values can displace hydrogen gas from dilute acids. ये point लिख लो आप. Species with low E naught value or negative E naught value can displace hydrogen gas from dilute acids, whereas species with higher E naught value or positive E naught values cannot displace hydrogen gas from dilute acids. ठीक है. एक पॉइंट याद रहा तो दूसरा उसका अपोजिट रहेगा. Is it clear? So this one will be very important point. आपको ये भी पूछ सकते हैं among the following which can displace hydrogen gas from dilute acids बोल के पूछ सकते हैं. They will give you copper, they can give you gold, they can give you silver, and they will give you iron. Among the following which can displace hydrogen gas from dilute acids बोल के देंगे और इनके E naught values आपको प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि इसका E naught वैल्यू देंगे 0.34, गोल्ड का E naught वैल्यू कितना होगा? 1.4, सिल्वर का है 0.8 और आयरन का है -0.44 वोल्ट. कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम? आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अमंग द फॉलोइंग विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. कौन सा सेलेक्ट करेंगे? गो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट.
species with low E naught value or negative E naught value can displace hydrogen gas from dilute acids. Okay, so correct will be minus 0.44 volt. Which cannot displace hydrogen gas from dilute acids अगर पूछते हैं तो वो कॉपर होगा, गोल्ड होगा और सिल्वर भी होगा. ठीक है. So this is another important point, the application of electrochemical series. Next, species with low E naught value can displace species with high E naught value, higher or high E naught value from their solutions. Species with low E naught value can displace species with high E naught value from their solutions. Okay, जिसका E naught value कम होता है वो species higher E naught values वाले solutions जो रहेंगे वो particular species जो रहेगा उसको displace कर सकता है. अब जैसे कि example जिंक मेटल लेता हूं. जिंक मेटल को आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ड्रॉप कर दो. जिंक मेटल लेके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ड्रॉप कर दो तो यहां पे रिएक्शन होगा, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और कॉपर मेटल आपको नीचे प्रेसिपिटेट के जैसे मिल जाएगा. बिकॉज जिंक हैज द एबिलिटी टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. Right, zinc can displace copper from copper sulfate solution. Finally the result will be zinc sulfate and copper will be the byproduct. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जिंक मेटल है, ये ब्लू कलर सोल्यूशन है, थोड़ी देर के बाद ये ब्लू कलर सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा क्योंकि जिंक सल्फेट कलरलेस सोल्यूशन है. Zn2 प्लस कम्प्लीटली फ्री डी ऑर्बिटल है, कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म करता है और नीचे वाइट ब्राउन कलर पीपीटी रहेगा. वो किसके वजह से आता है, कॉपर मेटल के वजह से आता है. राइट, तो ये पॉसिबल क्यों हो रहा है, जिंक का ई नॉट वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट, वही कॉपर का ई नॉट वैल्यू कितना है 0.34 वोल्ट. तो जिसका ई नॉट वैल्यू कम होता है वो हायर ई नॉट वैल्यू स्पीशीज के जो सोल्यूशंस रहेंगे उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं. दे कैन डिस्प्लेस देम इजीली फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस. अब जैसे कि मैं जिंक के बदले आयरन भी लिख सकता हूँ. जितने भी नेगेटिव है यहाँ पे ई नॉट वैल्यूज वो पूरे मेटल अगर आप यूज करेंगे वो मेटल्स क्या कर सकते हैं, ये हायर ई नॉट वैल्यू वाले स्पीशीज को डिस्प्लेस कर सकते हैं उनके सॉल्यूशंस में से. ओके, लेकिन अगर मैं उल्टा लिखता हूँ, अगर आप कॉपर लेंगे इसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ड्रॉप करेंगे क्या हो सकता है, will there be any reaction? No, no reaction will take place. Why no reaction? Because copper E naught value is 0.34 and here zinc E naught value is minus 0.76. Copper cannot displace zinc from its solution. Copper cannot displace zinc from its solution because copper is having higher E naught value than zinc. लोअर ई नॉट वैल्यू रहे जब रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो आसानी से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को जिसका ई नॉट वैल्यू ज़्यादा है उसको डिस्प्लेस कर सकता है. राइट, रिमेंबर, क्योंकि अब फॉरवर्ड को अगर आप स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखा हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. वेन एवर यू कॉल ए फॉरवर्ड प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेफिनेटली बैकवर्ड विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, इस वजह से जब भी आपको जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेबोरेटरी में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अगर आपको स्टोर करना है कोई कंटेनर में, आप देखना है कि जो भी कंटेनर यूज कर रहे हैं उसका ई नॉट वैल्यू कॉपर से कम नहीं रहना है. जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर सोल्यूशन बनाए हैं, आपको जिंक मेटालिक कंटेनर दे रहे हैं स्टोर करने के लिए,
तो आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में ही रिएक्शन होके पूरा कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट बन जाएगा और पूरा ब्राउन कलर पीपीटी कॉपर का मेटालिक प्रेसिपिटेट जो है नीचे कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक कंटेनर्स, राइट। उसी तरह आप आयरन कंटेनर्स में भी आप कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट होते हैं। इस वजह से आप एक ऐसा मेटल कंटेनर सेलेक्ट करो जिसका ई नॉट वैल्यू कॉपर से ज़्यादा होना है। कॉपर से ज़्यादा होना है मतलब अब कॉपर का ई नॉट वैल्यू कितना है, 0.34। आप ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सिल्वर कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, मर्क्यूरी तो खैर अलग है, लिक्विड हो जाता है, या फिर गोल्ड कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं जिसका ई नॉट वैल्यू कॉपर से ज़्यादा है, वो मेटालिक कंटेनर में उसे आप स्टोर कर सकते हैं। सो बेस्ट इज स्टोर इट इन ए ग्लास कंटेनर, राइट। नो नीड ऑफ सेलेक्टिंग एनी मेटालिक कंटेनर, स्टोर इट इन ए ग्लास कंटेनर। वही अगर आपको जिंक सल्फेट स्टोर करना है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन स्टोर करना है, आप कॉपर मेटालिक कंटेनर यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में रिएक्शन ही नहीं होगा, right? They won't react. So easily you can store zinc sulfate in copper containers, whereas you cannot store copper sulfate solution in zinc containers. Why? Because is lower E naught value species will displace the higher E naught value species from their compounds. Okay. 1 mark के लिए क्वेश्चन आ सकता है, copper sulfate cannot be stored in zinc pots. Why? Because zinc displaces copper from copper sulfate solution because its E naught value is less than copper. Okay. तो ओवरऑल से फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड सोल्यूशन है, कोई गोल्ड सोल्यूशन है, गोल्ड सोल्यूशन अगर है तो आप ये नीचे जितनी भी मेटल्स हैं उनके मेटालिक कंटेनर यूज नहीं कर पाएंगे स्टोर करने के लिए, क्योंकि पूरों के साथ वो रिएक्ट होगा। इसके ऊपर अगर कोई स्पीशीज है वो मेटालिक कंटेनर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई लिथियम का सोल्यूशन लेता हूं, लिथियम का सोल्यूशन अगर आप ले रहे हैं, कोई मेटालिक कंटेनर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी मेटालिक कंटेनर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इतने जितने भी ऊपर तक हैं इनमें से जो भी मेटालिक कंटेनर फॉर्म होता है वो आप मेटालिक कंटेनर सेलेक्ट करके लिथियम के सोल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि लिथियम का ई नॉट वैल्यू सबसे कम है, इसको कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, राइट। So remember this point, species with low E naught value can displace species with higher E naught value from their solutions. ठीक है। Next application, this electrochemical series helps in calculation of EMF of the cell. Calculation of EMF of the cell. इसका और एक यूज क्या है, कैलकुलेशन ऑफ EMF of the cell. EMF कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला EMF is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. अब सेल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको कैथोड या एनोड कौन सा है मालूम हो जाता है प्रैक्टिकली, या फिर अगर आपको पहले से ही मालूम करना है तो याद रखो, जो भी ई नॉट वैल्यू लेस रहेगा, लो ई नॉट वैल्यू, it will always act as anode. High E naught value, it will act as cathode. Right? Remember this point. Lower E naught value species will act as anode. They will undergo oxidation. Higher E naught value species will act as cathode and their reduction takes place. ओके ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ई नॉट वैल्यू जिसका भी कम रहता है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, नेगेटिव रहने दो या पॉजिटिव रहने दो, कंपेयर करना है आपको। लोअर ई नॉट वैल्यू मीन्स ऑफ एनोड इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड हायर ई नॉट वैल्यू स्पीशीज मीन्स कैथोड इट विल अंडरगो रिडक्शन। अब जैसे कि एग्जाम्पल, मैं एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं मैग्नीशियम लूंगा, आई विल टेक मैग्नीशियम एंड आई टेक कॉपर। अब मैग्नीशियम का ई नॉट वैल्यू देखो कितना दिया गया है, -2.36, -2.36। कॉपर का ई नॉट वैल्यू कितना है, 0.34 वोल्ट। सो
before construction itself you can tell which will be anode, which will be cathode, and even you can also find out how much EMF you are going to get. प्रैक्टिकली ईएमएफ आपको जितना भी मिलता है आप थ्योरेटिकली पहले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फिर मालूम हो जाएगा कि वो सेल काम का रहेगा या नहीं रहेगा। आपको जितना आउटपुट चाहिए अगर मिल रहा है तो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, नहीं बोले तो उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड कौन सा रहेगा, लोअर ई नॉट वैल्यू, सो मैग्नीशियम विल एक्ट एज एनोड and it will undergo what, oxidation. It can act as a reducing agent, whereas when you talk about copper, it is having higher E naught value than magnesium, so it acts as cathode, reduction takes place and it will act as an oxidizing agent, right? तो ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, राइट? अब आपको एक दोनों इलेक्ट्रोड यूज करके सेल बनाना है, गैल्वेनिक सेल बनाना है। आपको पहले ही अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि ईएमएफ कितना मिलने वाला है, तो आप सीधा सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, इनके ई नॉट वैल्यूज चेक करो, ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। ई नॉट ऑफ कैथोड कितना है, 0.34। कॉपर कैथोड बनता है, माइनस एनोड कौन बनेगा, मैग्नीशियम, कितना ई नॉट वैल्यू है, -2.36। 0.34 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2.36 कितना हो जाएगा, 2.36 प्लस 3.34 यू विल बी गेटिंग, ये हो जाएगा 40, दैट इज यू विल बी गेटिंग 2.7 वोल्ट। ईएमएफ आप बगैर कंस्ट्रक्शन के ही फाइंड आउट कर सकें। You have not constructed the galvanic cell, but then also you are able to calculate EMF because you are referring the electrochemical series, and from that electrochemical series you can easily calculate EMF of the cell. सिर्फ आपको कैथोड और एनोड करेक्ट वे में सिलेक्शन करना है। अगर ये वैल्यू इधर लिखेंगे, ये वैल्यू इधर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो जिसका ई नॉट वैल्यू कम रहेगा वो एनोड, जिसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा होता है वो कैथोड, ठीक है? तो इसके बेस न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल बोल के आते हैं, वैल्यूज दिए जाएंगे, तो आपको वैल्यू देख के एनोड कौन सा रहेगा, कैथोड कौन सा रहेगा वो सेलेक्ट करना है, राइट? या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन देख के भी आप एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है सेलेक्ट करना है। याद है सेल रिप्रेजेंटेशन में बताया हूँ, कभी भी एनोड लेफ्ट साइड में होता है, कैथोड राइट साइड में होता है, ठीक है? और एक एप्लीकेशन देखेंगे लास्ट वाला, it helps in calculation of free energy change delta G naught of the cell। गैल्वेनिक सेल में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा या नहीं रहेगा, यानी कि डेल्टा जी नॉट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। Using this formula you can calculate the standard free energy change, right? Standard free energy change, where n stands for number of electrons involved in the reaction, f Faraday's constant है, Faraday's constant जिसका वैल्यू हम लेते हैं 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। और ये ई नॉट ऑफ सेल जो है ईएमएफ ऑफ द सेल या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये वैल्यूज अगर आपको पता है तो आपको डेल्टा जी नॉट वैल्यू मालूम हो जाएगा। रिमेंबर ऑलरेडी फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है, ओके? इसका मतलब क्या होगा, ये पूरे स्पीशीज पॉजिटिव रहना है, जब जाके आपको फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। जब ये नेगेटिव आएगा तब प्रोसेस क्या रहता है, स्पॉन्टेनियस, राइट? डेल्टा जी नॉट नेगेटिव कब रहेगा, फाइनल आंसर अगर आपको नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस रहेगा। अब नेगेटिव कब मिलेगा, तीनों वैल्यूज आपके पॉजिटिव रहना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली ये पॉजिटिव, माय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं रहेंगे। नंबर ऑफ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये वैल्यू कभी भी पॉजिटिव रहेगा। फैराडेज कांस्टेंट ये भी पॉजिटिव नंबर ही है, 96,500 कूलम। सिर्फ अब डिपेंड करता है ई नॉट वैल्यू, मतलब जब भी ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव है
समझ जाना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनिटी के लिए 3 कंडीशन यहीं पे मैं बताता हूँ आपको, आगे भी डिस्कस करना है। ई नॉट ऑफ सेल कभी भी पॉजिटिव रहना है, वो सेल फंक्शन करेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा उसके अंदर। या फिर के वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये ग्रेटर दैन 1 रहना है, it should be greater than 1, then also process will be spontaneous। या फिर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव रहना है, तब भी क्या रहेगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। राइट, स्पॉन्टेनिटी के लिए यानी कि कौन सा गैल्वेनिक सेल फंक्शन कर सकता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। के वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 and delta G naught should be negative. This will tell us the process, the galvanic cell will be a spontaneous or not। यानी कि galvanic cell आप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इन्हीं वैल्यू से आपको पता चलेगा। ठीक है, so these are all the different applications of electrochemical series। write down them, अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि ये थियरी एग्जामिनेशन में तो खैर नहीं पूछेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीईटी और नीट के लिए। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो आप ये नॉलेज अप्लाई करना रहता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये नॉलेज अप्लाई करना, ये एप्लीकेशंस आपको जो है अप्लाई करना रहता है। ठीक है, गो थ्रू देम, राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग along with the examples, and it will help us in solving the MCQs also। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में MCQs भी आते हैं, वो सॉल्व करने के लिए भी हमको बहुत ही काम आ जाएंगे। Right, so I'll stop it over here and we'll go with some numerical part or Nernst equation in next sessions। Okay, thank you।